हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं चंद्रकांता आज आपको कक्षा 8वीं से पुस्तक है भारत की खोज, उसका पाठ नंबर 3, शीर्षक है सिंधु घाटी की सभ्यता। तो सिंधु घाटी की सभ्यता, इस टॉपिक के बारे में मैं आज आपको बता रही हूँ। तो बच्चों ध्यान से सुनोगे। अब हमने ये शुरू तो कर ही रखा है, ये पुस्तक तो एक ही भारत की खोज, जिसे जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखा सन 1944 में अहमदनगर के किले में अपने कारावास के दिनों में उन्होंने लिखा था। और इसमें हमें भारत के बारे में बहुत अच्छी तरह से उन्होंने विस्तृत जानकारी दी है कि ये भारत क्या है, इसकी प्राचीन शक्ति क्या थी, इसने अपनी शक्ति को कैसे खो दिया था, क्या इसने अपनी शक्ति को पूरी तरह से खो दिया था, ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे भारत को आज भी जानदार कहा जा सकता है। तो ये सब बातें हमें जो है बहुत विस्तार से बताई हैं। तो आज हम इसका तीसरा पाठ है सिंधु घाटी की सभ्यता। तो आज हम इसके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो मैं पाठ शुरू करने से पहले आपको थोड़ी सी बात बता दूं कि सबसे पहले जब इस स्थान की खुदाई की गई थी तो राखाल दास बनर्जी ने सन 1922 में इस स्थान की खुदाई का कार्य आरंभ किया था। किसने किया था? राखाल दास बनर्जी। राखाल दास बनर्जी सन 1922 में 22 में खुदाई का कार्य शुरू किया था। इस स्थान की व्यापक खुदाई की गई थी, यानी बड़ी लंबी चौड़ी जिसको हम कहते हैं ना, खुदाई की थी। और यहाँ पर बड़ी तादाद में यानी बड़ी संख्या में इमारतें, सड़कें, धातु, पत्थर की मूर्तियाँ, चाक पर बने चित्रों वाले बर्तन, ठीक है, जिसके ऊपर चित्र होते हैं ना बने हुए बर्तनों के ऊपर, तो वैसे जो चाक मिट्टी से बनाए जाते हैं, चाक पर घुमा घुमा करके, जैसे अपने यहाँ कुम्हार जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं वैसे। मोहरें, साजो सामान का सामान, यानी जिसको हम सजावट के लिए जो चीज़ें होती है ना वो, और उसके अलावा बहुत सारे खिलौने जो थे वो खुदाई में मिले हैं। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं अपने ये पाठ को। सिंधु घाटी सभ्यता। भारत के अतीत की सबसे पहली तस्वीर उस सिंधु घाटी सभ्यता में मिलती है जिसके अवशेष सिंध में मोहनजोदड़ो और पश्चिमी पंजाब में हड़प्पा में मिले हैं। अब ये सिंध जो है ना, सिंध और पंजाब जो कि अब पाकिस्तान में है, ठीक है, अब पाकिस्तान में है। सिंध में मोहनजोदड़ो और पश्चिम पंजाब में हड़प्पा जो है, ये दो संस्कृतियाँ मिली, दो सभ्यताएं हमें मिली हैं। कौन कौन सी? मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। अब मोहनजोदड़ो जो है ना, उसको हम लिखते हैं तो इसका जो है शाब्दिक करें ना, मुअनजो प्लस दड़ो, यानी मोहनजो मतलब होता है मुर्दों का, प्लस दड़ो मतलब टीला। तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मोहनजो प्लस दड़ो यानी मुर्दों का टीला। तो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, इन खुदाइयों ने प्राचीन इतिहास की समझ में क्रांति ला दी थी। मतलब इससे पहले हम कहते थे ना कि हमारा भारत जो है प्राचीन काल में कैसा था, वहाँ कैसी कैसी सभ्यताएं थी, क्या क्या संस्कृति थी, वो इससे पहले तक जब यहाँ पर खुदाई जो हुई थी, यानी खुदाई की गई, यहाँ में महात्मा बुद्ध का एक स्तूप बना हुआ था, तो उस स्तूप को जब उन्होंने साफ सफाई करनी शुरू कर दी, थोड़ी सी खुदाई करी इधर उधर से, तो वहाँ से एक सभ्यता जो है वहाँ पर जो है खंडर निकलने शुरू हो गए थे। और तब खुदाई शुरू की तो ऐसा हुआ, पता चला कि यहाँ पर तो बहुत अच्छी नगरीय सभ्यता है। ये तो यहाँ पे बड़े सुंदर सुंदर नगर बसाए गए हैं। तो वो सब कुछ खुदाई में पता चला था। तो उससे पहले जो है हमारे इतिहास में जो हम भारत के बारे में ही केवल जानते थे, हमें पता चला कि तो इससे पहले की भी सभ्यता जो है यहाँ पर विद्यमान है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा एक दूसरे से काफ़ी दूरी पर हैं। अब देखो कि दोनों जो हैं वो एक दूसरे से बहुत अधिक दूरी पे हैं। कहाँ मोहनजोदड़ो है और कहाँ हड़प्पा है।
अब मोहनजोदड़ो कहाँ है? सिंध में है, और हड़प्पा कहाँ है? पंजाब में है। दोनों स्थानों पर इन खंडहरों की खोज मात्र एक संयोग थी। मतलब ये एक संयोग था कि दोनों की जो है खुदाई शुरू की गई थी। कुछ ऐसे सोच समझ के नहीं कहा गया था कि हम इसकी खुदाई करेंगे तो यहाँ पर हमें खंडहर मिलेंगे या ये कुछ मिलेगा, ऐसा कुछ सोचा नहीं गया था। बस वैसे ही एक संयोग की बात बन गई थी कि कैसे उस स्तूप की साफ सफाई शुरू की, साइड से जो है इसको खुदाई करी, तो एक सभ्यता जो है वो मिल गई थी। इस बात में संदेह नहीं कि इन दोनों के बीच भी ऐसे ही बहुत से और नगर एवं अवशेष दबे पड़े होंगे जिन्हें प्राचीन मनुष्य ने बसाया होगा। अब कहते खाली यही नहीं है कि ये जो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा हमें मिले हैं बस इतने से ही ये नगरीय सभ्यता है, तो यहीं पर जो है इन दोनों के जो बीच की जगह है ना, तो वहाँ पर भी जो है बहुत से नगर बसे हुए होंगे, क्योंकि अभी सारी इतनी खुदाई तो नहीं हुई है। वहाँ पर एक जगह पे मोहनजोदड़ो में मोहनजोदड़ो है तो दूसरी में हड़प्पा है, लेकिन उनके बीच भी बहुत सारे नगरों के अवशेष दबे पड़े होंगे, ऐसा माना जाता है। यह सभ्यता विशेष रूप से उत्तर भारत में दूर दूर तक फैली थी, पूरे उत्तर भारत में फैली हुई थी। संभव है कि भविष्य में भी इस सुदूर अतीत को उद्घाटित करने का काम हाथ में लिया जाए और महत्वपूर्ण नई खोजें की जाए। भी हो सकता है कि आने वाले समय में भी इस सभ्यता की जो बीच में जगह है, मतलब उसकी खुदाई करी जाए और इसके बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त की जाए। फिलहाल जो है खुदाई का काम बंद किया गया है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो सिंध नदी है तो वहाँ से तो नीचे जो है पानी का रिसाव हो जाता है ना, तो इस कारण से वहाँ पर जो है वो खंडहर जो थे उसमें कीचड़ और दलदल बन गया है, तो उसमें खुदाई का कार्य जो है वो बंद किया गया है। इस सभ्यता के अवशेष इतनी दूर दूर जगहों पर मिले हैं, जैसे पश्चिमी में काठियावाड़ में और पंजाब के अम्बाला जिले में, मतलब बहुत दूर दूर तक इनके अवशेष मिले हैं। यह विश्वास किया जाता है कि यह सभ्यता गंगा की घाटी तक फैली थी। अब देखो कितनी लंबी चौड़ी सभ्यता थी, कितनी बड़ी थी ये, कि गंगा घाटी तक फैली हुई थी। इसलिए ये केवल सिंधु घाटी सभ्यता ही नहीं है, ये इससे भी बहुत अधिक है। अब तक हम जो जान सके हैं उसका बहुत महत्व है। सिंधु घाटी सभ्यता आज जिस रूप में मिली है उससे अनुमान लगाया जा सकता है कि वह अत्यंत विकसित सभ्यता थी, यानी विकासशील सभ्यता थी। ऐसे नहीं था कि अब हम सोचे कि अब हम जो मकान बना रहे हैं, जो बड़े बड़ी कोठियाँ बन रही हैं, बाजार बन रहे हैं, वो सब जो है सोच समझ करके बनाए जा रहे हैं, पूरा पहले से प्लान किया जाता है। पहले भी सब कुछ ऐसा ही होता था। ये सभ्यता भी एक प्री प्लान सभ्यता थी, मतलब पहले सारा प्लान किया जाता था कैसे कैसे क्या क्या बनेगा। वहाँ पर जो थी बिल्कुल सीधी और पक्की सड़कें थी, और जो मकान बने हुए थे मकानों के सामने पक्की सड़कें बनी थी। मकानों से पानी बाहर निकलने के लिए नालियाँ बनाई गई थी। नालियाँ जो है पत्थरों से ढकी हुई होती थी, और मकान के जो दरवाजे होते थे वो मुख्य सड़क के दूसरी तरफ जो सड़क थी उस तरफ होते थे। मुख्य सड़क वाली साइड में किसी भी मकान का दरवाजा नहीं होता था। दुकानें पूरी कतार से बनाई जाती थी, यानी एक लाइन में बनाई जाती थी, और दुकानें बहुत छोटी छोटी होती थी, बहुत ज़्यादा दिखावा नहीं था, तो छोटी छोटी दुकानें होती थी, और जो ज़रूरत का सामान वहाँ सब मिलता था। ये दिखावा उस सभ्यता में बिल्कुल भी नहीं था। ये एक धर्मनिरपेक्ष सभ्यता थी। यहाँ सभी धर्मों के मानने वाले लोग रहते थे और सभी आपस में मिलजुल करके रहते थे। तो अब ये विकसित सभ्यता थी ना, उस स्थिति तक पहुँचने में इसे हजारों वर्ष लगे होंगे। अब माना जाए, अब जब इतनी विकसित सभ्यता थी, इतना कुछ जो है सोच समझ करके सब काम किया गया था, इस सभ्यता को बसाया गया, नगरों का निर्माण किया गया था, तो इसमें समय तो लगा ही होगा ना। अब आश्चर्य की बात है कि यह सभ्यता प्रधान रूप से धर्मनिरपेक्ष सभ्यता थी। यहाँ किसी भी धर्म को मानने वाले लोग सब आपस में मिलजुल करके रहते थे। अब धार्मिक तत्व मौजूद होने पर भी इस पर हावी नहीं थे, लेकिन सब देखो अपने अपने धर्म को मानते थे। ये नहीं था कि किसी धर्म ने लोगों पर अपने आप को हावी कर दिया था, मतलब किसी धर्म के लोग दूसरे धर्म के मानने वाले लोगों पर हावी हो गए थे। वो कहते थे हमारा धर्म अच्छा है, वो कहें हमारा है, आपस में लड़ाई झगड़े करते थे। ऐसा कुछ नहीं होता था। यह भी स्पष्ट है कि यह भारत में बाद के सांस्कृतिक युगों की अग्रदूत थी। मतलब ये सभ्यता जो है भारत में जो बाद के सांस्कृतिक युग आए थे
मतलब उनकी अग्रदूत थी, सबसे आगे की सभ्यता यही है। इसके बाद जो है दूसरी सभ्यताओं का पता चला है और दूसरी सभ्यताएं विकसित हुई हैं। सिंधु घाटी सभ्यता ने फारस, मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यताओं से संबंध स्थापित किया और व्यापार किया। देखो कितनी विकसित सभ्यता थी। इसका ये नहीं है कि केवल ये भारत में ही थी, नहीं, इसने क्या फारस, मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यताओं से व्यापार भी किया था, मतलब आपस में उनसे लेन देन करते थे। कुछ दृष्टियों से ये सभ्यता उनकी तुलना में बेहतर थी। और ये हमारी जो सिंधु घाटी सभ्यता है ये फारस, मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यताओं से बेहतर थी, यानी उनसे अच्छी थी। यह एक ऐसी नागर सभ्यता थी जिसमें व्यापारी वर्ग धनाढ़ था, यानी ऐसी नगरीय सभ्यता थी, यानी यहाँ सुंदर सुंदर नगरों का निर्माण किया गया था। अब निर्माण करते थे ना, तो और ये एक ऊंचे टीले पर बनाई गई थी। ये सभ्यता थी, जो घर बनाए जाते थे वो ऊंचाई पे बनाए जाते थे, क्योंकि सिंधु नदी जो थी वो पास में, तो नीचे जो है जल का रिसाव होता रहता था ना, तो ये था कि कहीं ये नीचे न धंस जाए, तो इसलिए ये ऊंचाई पर बनाए गए थे घर। ठीक है। और यहाँ पर व्यापारी वर्ग धनाढ़ था, यानी जो व्यापार करते थे वो लोग बहुत धनवान थे, उनके पास बहुत पैसा था और उनकी भूमिका महत्वपूर्ण थी। सड़कों पर दुकानों की कतारें थी और दुकानें संभवतः छोटी थी, यानी छोटी छोटी दुकानें बनी होती थी और लाइन में बनी होती थी। सिंधु घाटी सभ्यता और वर्तमान भारत के बीच समय में के ऐसे कई दौर गुजरे हैं जिनके बारे में हम बहुत कम जानते हैं। ठीक है। अब हम कहते हैं ना सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में अभी हम बहुत कम जानते हैं, इतना ज़्यादा नहीं जानते हैं। ठीक है। वैसे भी इस बीच असंख्य परिवर्तन हुए हैं, लेकिन भीतर ही भीतर निरंतरता की ऐसी श्रृंखला चली आ रही है जो आधुनिक भारत को 6-7 हजार पुराने उस बीते हुए युग से जोड़ती है जब संभवतः सिंधु घाटी सभ्यता की शुरुआत हुई थी। यानी इससे पहले जब इसकी खुदाई नहीं हुई थी, उससे पहले हमें अपनी भारत की जो सभ्यता और संस्कृति थी उसके बारे में इतनी जानकारी नहीं थी, और जब इसकी खुदाई हो गई तब हमें पता चल गया कि आज ही नहीं, प्राचीन काल में भी काम कैसे पहले जो है प्लान किया जाता था, फिर जो है नगरों का निर्माण किया जाता था। जैसे आज दुकानें बनी हुई हैं, मेन रोड पर दुकानें होती हैं, है ना, वैसे ही उस समय भी होती थी। पहले भी जो है बड़े जो पैसे वाले लोग होते थे वो बड़े बड़े मकानों में रहते थे, और जो थोड़े से छोटे लोग होते थे तो वो जो है यानी थोड़ी जिनके पास थोड़ा जो मध्यम वर्ग के लोग थे उनके मकान ठीक होते थे, जो गरीब थे वो छोटे छोटे मकानों में। तो सब कुछ जैसे आज हो रहा है ना, वर्तमान समय में जैसा चल रहा है, वैसा ही सिंधु घाटी सभ्यता के समय में ऐसा ही होता था उस समय भी। यह देखकर अचरज होता है कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में कितना कुछ ऐसा है जो हमें चली आती परंपरा और रहन सहन की, लोक प्रचलित रीति रिवाजों की, दस्तकारी की, यहाँ तक कि पोशाकों के फैशन की याद दिलाता है। यानी जो अब हम कर रहे हैं, जैसा हमारा रहन सहन है, जैसे हमारे रीति रिवाज हैं लोगों में प्रचलित हैं, है ना, जैसे यहाँ पर अब दस्तकारी होती है, यानी उस समय भी ये सब कुछ होता था। दस्तकारी मतलब उस समय भी बर्तन बनते थे, उन पर जो है पेंटिंग की जाती थी, कढ़ाई, बुनाई, सिलाई, सब कुछ जो है ऐसा ही होता था जैसा वर्तमान समय में हो रहा है। और यहाँ तक कि पोशाकों के फैशन की भी याद दिलाता है, मतलब कुछ ऐसी पोशाकें भी मिली हैं, पता चलता है कि उस समय भी फैशन जो है वो चलता था जैसा कि अब वर्तमान समय में हो रहा है। यह बात दिलचस्प है कि भारत अपनी कहानी की इस भोर बेला में ही एक नन्हे बच्चे की तरह नहीं, बल्कि अनेक रूपों में विकसित सयाने रूप में दिखाई पड़ता है। तो ये बात तो बड़ी दिलचस्प लगती है, कितनी अच्छी लगती है। हम सोचे कि हमने आज इतनी प्रगति कर ली और जैसा हमारा रहन सहन, खान पान, पहनाव आज है, पहले वैसा नहीं था। पहले भी वैसे था, मतलब ये नहीं था कि उस समय भारत जो है एक छोटे बच्चे की तरह था, ना ना, तभी भी वो सयाना ही था। जैसे अब छोटा बच्चा जो होता है उसकी हरकतें, उसका रहन सहन, उसका सारा कैसा होता है, वो कैसे कैसे करता है, वो जो एक सयाना व्यक्ति हो जाता है तो वो कैसे, मतलब वो सभ्यता जो थी ना वो ऐसे नहीं है कि वो छोटे बच्चे की तरह वहाँ से हमने शुरुआत करके और करे, वो भी एक सयानी, यानी उस समय भी सब कुछ ऐसा ही होता था जैसा वर्तमान समय में हो रहा है। वह जीवन के तौर तरीकों से अपरिचित नहीं थी, मतलब जीवन में क्या क्या तरीके अपनाने चाहिए, कैसे जीवन
जिया जा सकता है, कैसे अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाएं, रहन सहन कैसा होना चाहिए, वो सबसे परिचित थे। उसने कलाओं और जीवन की सुख सुविधाओं में उल्लेखनीय तकनीकी प्रगति कर ली थी। उस समय भी हमारा जो देश है इसने खूब तकनीकी प्रगति कर ली थी। यानी वहाँ पर जो नगरों का निर्माण किया गया था वो वैसे ही नहीं हो जाता था, ठीक है ना। अब जो है एक आम छोटा सा देखा जाए तो हम सोचे कि हम इतने ज़्यादा मकान बना लेंगे और वहाँ पे पानी निकालने के लिए नालियाँ रखेंगे, कैसे कमरे बनाए जाते थे, और बीचों बीच एक स्नानागार होता था और रसोई होती थी। रसोई में जो है जैसे काम करते हैं सारे बर्तन रखे होते, तो ये सब सामान जो था, ये जो सब कुछ किया जाता था, जो नगरों का निर्माण किया जाता वैसे नहीं था। कच्ची और पक्की ईंटों से बनाया जाता था और पानी भरने के लिए कुएं खुदे हुए होते थे, ठीक है, कुओं से पानी भर के लाया जाता था। तो ये सब काम जो था ये सुख सुविधाओं के लिए, अपनी सुख सुविधा को ध्यान में रख करके सब काम किया गया था। उस समय भी लोग बहुत सुखी थे। उसने केवल सुंदर वस्तुओं का सृजन ही नहीं किया, बल्कि आधुनिक सभ्यता के उपयोगी और ज़्यादा ठेठ चिन्हों, अच्छे हमामों और नालियों के तंत्र का निर्माण भी किया है। मतलब केवल सुंदर सुंदर चीज़ों को इकट्ठा नहीं किया, उस समय भी देखो कि नालियाँ आप बनाते हैं हम घरों के आगे, कि गंदा पानी जो बाहर निकल जाता है, वेस्ट पानी बाहर निकल जाए, तो उस समय भी ऐसा ही होता था। मतलब रसोई से बाहर पानी निकालने के लिए नालियाँ बनी होती थी, स्नानागार के पानी बाहर जाएगा तो नालियाँ पत्थरों से ढकी भी होती थी, भी साफ़ सुथरी रहेंगी, है। और अच्छे हमाम, पानी को गर्म करने के लिए हमाम बनाए गए थे। ये सब निर्माण उस समय भी किया गया था। तो बच्चों आज का हमारा भाग था सिंधु घाटी सभ्यता। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी पाठ का दूसरा भाग है आर्यों का आना, तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। थैंक यू।